नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। सीएम योगी के सामने विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ है। कार्मिक नियुक्ति समेत 5 विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ है। शाम को 5:30 बजे विभागों का प्रेजेंटेशन अभी और भी होगा। सुबह राजस्व सेक्टर से जुड़े प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन हुआ था। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रोड मैप तैयार किया रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। शाम को 5:30 बजे आबकारी विभाग का प्रेजेंटेशन सुनिश्चित है। सुबह राजस्व सेक्टर से जुड़े प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन हुआ था और इस प्रेजेंटेशन में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर करने की रोड मैप साझा हुआ है। आपकी प्रेजेंटेशन अब से कुछ ही देर के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जो प्रेजेंटेशन हुई है उसमें ये इस तरफ इशारा किया गया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर सूबे को डेवलप करना है। उसका मैप साझा हुआ है। वो मैप क्या होगा, इस पर आप कोई दृष्टि डाल सकते हैं तमाम जनता के? पूजा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेजेंटेशन रहे विभागों को लेकर खासकर है जो विभाग चले वो घाटा कम करें या फिर राजस्व ज्यादा से ज्यादा कैसे इकट्ठा हो, क्या विभाग वो है। शराब की बात करें तो आबकारी विभाग का प्रेजेंटेशन 5:30 बजे होने वाला है। तमाम जो 100 दिन का जो मैप है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुति हो। नितिन अग्रवाल मंत्री हैं, निश्चित रूप से प्रमुख सचिव के साथ साथ इस विभाग पर चर्चा होगी और 100 दिन का रोड मैप क्या है के मामले में नए नए किस तरीके से काम किए जाए कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा हो। दूसरा परिवहन विभाग हमें घाटे में रहता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है परिवहन विभाग का घाटा जल्द जल्द पूरा करो। परिवहन विभाग ने जल्द ही अभी जो एक सुविधा लागू की है, हर जो बस अड्डे हैं वहां से केयर और जो पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। निश्चित रूप से जो घाटा है उसको पूरा करेगी। दूसरी बात कर रहे तो खनन विभाग से तो ऐसे में खनन विभाग इस तरीके से सख्त करती जाए कि अवैध खनन को रोक पर लगाई जाए और खनन से जो जीएसटी आती है या फिर जीएसटी विभाग जो चोरी होती है कैसे रोकी जाए। तमाम विभाग हैं जहां से राजस्व का संग्रह होता है, एक सर की मजबूती होती है। जो विभाग घाटे में है उनके लिए सख्त वो अपना घाटा जैसे जल्द करें। जो विभाग ज्यादा राह दे सकते हैं उनको और बढ़ाने के लिए लगातार रोड में क्या है 4-5 विभागों से सभी विभाग प्रेजेंटेशन होने वाला है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों मौजूद होंगे तो सब रोड क्या है, सब में क्या कुछ इसमें होने वाला तमाम चीजों पर चर्चा होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले से अनुमति से जो लाउड स्पीकर माइक चल सकते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं बिना अनुमति के अब लाउड स्पीकर माइक नहीं लग पाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हर किसी को अपनी उपासना पद्धति मनाने की स्वतंत्रता है। पूर्व से अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित हो कि आवाज परिसर के बाहर न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज से अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थानों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने ईद के त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ने और आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को देखते हुए ये निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ में बैठक करी। अधिकारियों के साथ बैठक हुई और दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआर और लखनऊ में सभी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने की जरूरत है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पहली डोज के बाद अब पात्रता के अनुसार दूसरी डोज भी दी जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को डोज लगाए जाने में तेजी की जरूरत है। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी नागरिक टीकाकरण से वंचित ना रहे और बूस्टर डोज की महत्ता और बूस्टर टीकाकरण केंद्रों के बारे में आम आदमी को जागरूक किया जाए कि आखिरकार ये बूस्टर डोजेस कहां लग रही हैं। वहीं देखिए जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने भी आपत्ति जताई। इस दौरान मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट में कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी देश के अन्य राज्यों में अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इसमें गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिए जिनमें भ्रष्टाचार निर्माण हो रहा है। जहां भी दंगे और हिंसा होती है तो वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसमें गरीब लोग पिस रहे हैं। ये उचित नहीं है, बल्कि जो मूल दोषी हैं उनके विरुद्ध भी सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना, तो इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म होगा। इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फायदा उठा सकती हैं। इस पूरे मामले में सरकारों को जरूर सोचना चाहिए, बीएसपी की ये सलाह। पूर्व मंत्री और सपा नेता प्रसाद मौर्य के निजी सचिव अरमान खान को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के पीजी कॉलेज के पास से साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अरमान खान और उनके साथियों पर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। ऐसे अरमान के साथ असगर, विशाल और को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 57 हस्ताक्षर किए हुए चेक बरामद हैं। इनके अलावा 5 पद और तमाम शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र बरामद किए गए। साथ ही बिना नंबर की एक्सयूवी 700 गाड़ी और बगैर हस्ताक्षर के सचिवालय पद भी बरामद। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी अरमान खान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी सचिव है। उसका वेतन श्रम विभाग की तरफ से रिलीज किया जा रहा है। वो अपने कार्यालय का उपयोग सलाहकार इन तमाम चीजों के लिए किया करता था, जिसकी वजह से समय समय पर वो कई छात्रों को मंत्री से मिलवाया करता था। एसटीएफ के मुताबिक ठगी के इस संगठित अपराध में उसका मुख्य साथी असगर अली था, जो देवरिया का रहने वाला है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के दतिया पुलिस सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रत राय सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंची। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 8 लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पुलिस ने बताया कि सहारा ग्रुप के 8 लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश के दतिया थाने में करीबन 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिन्होंने एक फर्म के जरिए करीबन 2.5 करोड़ धोखाधड़ी करी है। जैसे सुब्रत राय सहारा, श्रीमती स्वपर्णा राय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राणा जिया और अब्दुल दबीर के नाम शामिल हैं। मामले में इंस्पेक्टर दतिया ने कहा कि उन्होंने परिजनों को नोटिस दिया है और 5 मई को सभी आरोपियों को प्रस्तुत होने को कहा गया है। हमने विवेचक से बात करी है और इस केस के बारे में पूरी जानकारी ली है। कुछ निवेशकों ने दतिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है कि उनका निवेश का भुगतान नहीं हुआ है। इसके संबंध में बताना है कि निवेशकों ने जो एफआईआर कराई है उसमें खाता संख्या या कितनी अमाउंट है, क्या मैच्योरिटी है, पूरा विवरण नहीं दिया है। फिर भी हम उसका प्रयास करेंगे कि उसको कैलकुलेट करा करके जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास करें। हम लोग यहाँ पे सुब्रत राय उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं उनकी तलाशी के लिए आए थे। उनके खिलाफ हमारे यहाँ पे 420, 406 और मध्य प्रदेश निक्षेपक संरक्षण अधिनियम जो 2000 है उसकी धारा 6 के तहत जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें तलाश के लिए आए थे। हमने आज जाके उनकी सर्चिंग की है। सर्चिंग में वो मिले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें लीगल नोटिस उनको दिया है, लीगल नोटिस चस्पा किया है, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं तथा उनकी उपस्थिति के लिए एक डेट दी है। अब हम वेट करेंगे वो आते हैं कि नहीं, आगे हम प्रोसेस करेंगे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अन्य सदस्य हैं जो यहाँ नहीं मिले, उन सभी के एड्रेस हमने कलेक्ट किए, वहां पे जाके हम उनकी तलाश करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आज सहारा शहर पहुंची थी
सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करने, क्योंकि उनके खिलाफ एक NBW का जो एक मुकदमा था, उनका कहना है कि 2.5 से 3 करोड़ की एक जालसाजी है, जिसमें करीब 14 मुकदमे मध्य प्रदेश के दतिया थाने में दर्ज किए गए थे। अलग अलग दिनों में ये मुकदमे दर्ज किए गए थे। करीब 2.5 से 3 घंटा मध्य प्रदेश की पुलिस अंदर थी और उसके बाद अभी वो पुलिस बाहर निकली है। उनका कहना है कि उनको सर्च में जो भी आरोपी थे, 8 आरोपी थे, उनमें कोई भी वहां पर नहीं मिला है। उन्होंने वहां पर अपने नोटिस दे दी है और कहा है कि 5 मई को ये सभी लोगों को दतिया पहुंचना होगा और अपने बयान दर्ज कराने होंगे। तो फिलहाल इनके खिलाफ NBW जारी हो चुका है। अब देखना होगा कि सहारा श्री 5 मई को दतिया पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र में कल चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे की लोहे के पोल से टकराकर मौत हो गई। इस पूरे मामले में बच्चे के परिजनों ने मोदीनगर थाने के सामने रोड को जाम करते हुए प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मासूम बच्चे की मौत के मामले में जो गहन जांच की गई, उसमें बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, क्योंकि बस के संचालक ने बेहद लापरवाही बरती थी और आरटीओ विभाग की तरफ से ब्लैकलिस्टेड बस चला रहा था। उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधक की तरफ से बस का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि जिस तरीके से विभाग ने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए बसों के जो मानक तय किए हुए हैं, उन मानकों पर बस खरी नहीं निकली है। गाजियाबाद की तहसील फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरती नजर आ रही है। इस बार आरोप लगाने वाला कोई आम फरियादी नहीं, बल्कि खुद तहसील के अंदर रहने वाला वकील है। वकीलों का आरोप है कि गाजियाबाद तहसील में तहसीलदार की मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है, जहां छोटे छोटे कामों को लेकर तहसीलदार पटवारी के अधीनस्थ रुपए की मांग करते हैं। रुपए की मांग पूरी ना होने पर अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर वकीलों ने आवाज भी उठाई थी। इसके खिलाफ तहसीलदार SDM ने वकीलों पर मुकदमे दर्ज कराए। साथ ही वकीलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कराने से आक्रोशित होकर तहसील परिसर के अंदर वकीलों ने जमकर हंगामा भी काटा था। तहसील में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अधिवक्ता साथियों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ के तहसीलदार महोदय भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहे हैं, एक बात सुनने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे काम पर भी इनके कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। अगर व्यक्ति रिश्वत देने से मना करता है तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हमारे अधिवक्ता साथियों ने आवाज उठाई। इनके खिलाफ अवैध रूप से गलत FIR दर्ज कराई जा रही है। उसके खिलाफ आज हम शांतिपूर्ण पर बैठे हैं तो SDM साहब आते हैं और वकीलों को धमकाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि आप सबके ऊपर जो सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि सिर फोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग जो यहाँ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे थे और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी के अंदर जैसा आगे की कार्रवाई होगी फिर हम वैसे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब की 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर साहब जी का चित्र भी भेंट किया। पिछले काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरकार किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि CM पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए चंपावत के मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्षा को सौंप भी दिया है। उत्तराखंड में कई दिनों से बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने के लिए सीट का ऐलान हो गया है। ऐलान में जिक्र है चंपावत विधानसभा सीट का। इसको लेकर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने CM धामी के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी में मंथन चला। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथन के बाद एक बार फिर आलाकमान ने मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगाई और एक बार फिर राज्य की कमान उन्हें सौंपी गई। दोबारा CM बनने के बाद
संविधान के मुताबिक सीएम धामी को 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी हो गया और बारी आई पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की। सीएम धामी के लिए कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के प्रस्ताव और चंपावत सीट का सियासी समीकरण समझते हुए आला कमान ने यह निर्णय लिया। चंपावत विधानसभा सीट से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दिया। हमारे जो माननीय विधायक चंपावत थे कैलाश गहतोड़ी जी, वो आए थे सुबह और उन्होंने अपना विधानसभा से इस्तीफा दिया है और स्पीकर होने के नाते मैंने वो जो का इस्तीफा था उसे मंजूर कर दिया। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था। उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूं तो नहीं बने। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा के सदस्य से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की सीट का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब बस इंतजार है तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विधानसभा में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा का प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बन चुकी है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई थी, जिसको कैबिनेट के माध्यम से जनता के बीच लाने के लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई और समीक्षा बैठक के दौरान में ये इस प्रकार से हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनकी समस्याएं हों अथवा हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हों उनको किस प्रकार से गैस की उपलब्धता शीघ्र उनको मिल सके और प्रकार से हमारे जो राशन के विक्रेता हैं उनको उनकी समस्याएं जो है वो उनके भाड़े के रूप में हो, उसका निस्तारण हो। इससे संबंधित जो है निर्देश के अधिकारियों को, सचिवों को दिया गया है। देवभूमि में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट भी गहराता जा रहा है। आने वाली गर्मी के मौसम में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उद्योगों में 4 से 5 घंटे तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। बाजार में भी डिमांड के मुकाबले बिजली की जो सप्लाई है वो कम है। हालांकि यूपीसीएल के डायरेक्टर जो प्रोजेक्ट हैं अजय कुमार अग्रवाल, उनका कहना है कि जल्दी सारी चीजों को वो ठीक कर लेंगे और लोगों को आगामी समय में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।